हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ते हैं स्टैंडर्ड 9 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। एक्चुअली रॉबर्ट हुक जो पहले के ज़माने के साइंटिस्ट हुआ करते थे, उन्होंने एक थिक स्लाइस ऑफ कॉर्क, मतलब पेड़ की एक कॉर्क करके एक पेड़ था, उसकी एक छोटी सी स्लाइड्स निकाली और उनके स्ट्रक्चर्स को हनी कॉम के स्ट्रक्चर्स के साथ कंपेयर किया तो उनको दोनों में एक सिमिलरिटी दिखाई दी। वो था उनके बीच में छोटे छोटे कंपार्टमेंट। कॉर्क इज़ अ सब्सटेंस विच कम फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्रीज। बार्क मतलब जो हम लोग ट्रीज का नीचे का जो हिस्सा होता है ट्रंक का, वहाँ से आता है। उन्होंने 1665 में हुक मेड दिस चांस ऑब्जर्वेशन थ्रू द सेल्फ डिज़ाइनिंग माइक्रोस्कोप। उन्होंने खुद एक माइक्रोस्कोप डिज़ाइन किया था उनके अंदर। उसके अंदर उन्होंने ये सेल को जब ऑब्जर्व किया था तो उन्होंने ये छोटे छोटे बॉक्सेस पाए। उन्होंने छोटे छोटे बॉक्सेस को नाम दे दिया सेल, जिसका लैटिन में मीनिंग होता है छोटे छोटे रूम, द लिटिल रूम। दिस में बी सीम्स टू बी वेरी स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट। पहले के ज़माने में इसको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मिला, उनको एक छोटा सा अप्रोच दिया गया कि अपन लेटर ऑन ये साइंस की हिस्ट्री बन चुका था। दिस वॉज वेरी फर्स्ट टाइम दैट समवन हैड ऑब्जर्व दिस काइंड ऑफ अ थिंग। पहली बारी किसी ने ऐसी चीज़ ऑब्जर्व की थी और उन्होंने सेल जैसी चीज़ डिस्क्राइब की थी। अनटिल बायोलॉजी में इसकी कोई टर्म का जिक्र ही नहीं था, उन्होंने पहली बारी सेल डिस्क्राइब किया था इन टर्म ऑफ अ बायोलॉजी। अभी नेक्स्ट देखते हैं सेल में क्या होता है, इन सेल क्या टाइप के होते हैं, क्या है सेल कंसेप्ट, क्या है, व्हाट आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। यहाँ पे लिया हुआ है एक एग्जांपल्स एक्टिविटी 5.1 में। आपको एक स्मॉल पीस ऑनियन का लेना है। यहाँ पे आपको फोर्सेप्स चिपिया काइंड ऑफ अ थिंग से उसका एक पतला सा स्किन का लेयर्स की पील ऑफ करना है और फिर आपको कॉन्केव साइड्स के ऊपर ऑनियन की रखना है। एंड सॉरी, कॉन्केव साइड्स ऑफ अ ऑनियन का आपको ऐसे निकालना है, पील ऑफ करना है। दिस लेयर कैन बी पुट इमिडिएटली ऑन द वॉच ग्लास। वो आपको इमिडिएटली उसके निकालने के बाद उसको वॉच ग्लास में डाल देना है। ट्राई करना है कि वो ड्राइड अप ना हो जाए। क्या होगा ये पील ऑफ का, ये देखेंगे हम लोग। लेट्स टेक अ ग्लास स्लाइड्स, पुट ड्रॉप ऑफ अ वाटर। ग्लास स्लाइड्स के ऊपर आपको थोड़े से पानी छिड़कना है, थोड़ा सा, एक दो ड्रॉप्स। ट्रांसफर द स्मॉल पीसेस जो हम लोगों ने प्रायर जो स्लाइड्स में से निकाले थे, स्लाइड्स के लिए निकाले थे, वो जो ऑनियन की स्किल हम लोग को यहाँ पे परफेक्टली फ्लैट साइड्स पे रख देनी है। और थिन कैमल हेयर पेन ब्रश माइट बी नेसेसरीज, कि हम लोग को ये पील ट्रांसफ़र करने के लिए एक छोटी सी ब्रश ज़रूर पड़ेगी ना। पुट ड्रॉप ऑफ अ सेफ्रानाइन सोल्यूशंस, जो एक्चुअली सेफ्रानाइन कलर्ड सोल्यूशंस होता है, जो वो सेल को कलर देने का काम करता है। और फिर उसके ऊपर कवर स्लिप डाल देनी है। टेक केयर करना है कि जो पूरा जो पानी सेम टू ईच अदर, पर सिर्फ बिग स्ट्रक्चर्स होंगे कहीं पे स्मॉल स्ट्रक्चर्स होंगे। वी फाइंड फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट द ऑनियन बल्ब ऑफ अ डिफरेंट साइज हैव अ सिमिलर स्ट्रक्चर्स विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। उनका स्ट्रक्चर सेम होगा, भले साइज डिफरेंट होगा। सेल ऑफ अ ऑनियन पिल विल ऑल लुक सेम। साइज़ के एक्सेप्टेंस में देखा जाए तो वो साइज़ में डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन उनका स्ट्रक्चर सेम ही होगा। ये जो स्मॉल स्ट्रक्चर्स है, जो हम लोग को बेसिक जो ऑनियन के बल्ब में देखा जाएगा, उसको हम लोग सेल बोलेंगे। नॉट ओनली ऑनियन में, पन सारे जो ऑर्गेनिज्म होंगे
उनके अगर हम लोग ऑब्जर्व करने जाएंगे तो वो सेल से बने होंगे। हावेवर वो सिंगल सेल, हावेवर देर आर ऑल्सो सिंगल सेल दैट लिव ऑन देयर ओन। यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है। सेल का पहला एक डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने किया था। हम लोगों ने लेसन की स्टार्टिंग में ही पढ़ा था 1665 में। उन्होंने कॉर्क को जब सेल में से निकाला, मतलब जब कॉर्क की एक स्लाइड निकाली तो उसमें से सेल्स पाया। वो प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप में उन्होंने फाइंड आउट किया था। उनके बाद ल्यूएनहॉक करके 1674 में उन्होंने डिस्कवर किया था एक इम्प्रूव माइक्रोस्कोप, जहाँ पे उनको फ्री लिविंग पॉन्ड के अंदर के जो एलिमेंट है उन्होंने पहली बार उनको ऑब्जर्व किया था। इट वॉज रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 जिन्होंने न्यूक्लियस सेल के अंदर डिस्कवर किया था। 1839 में परकिंजे उन्होंने कॉइन किया था टर्म्स प्रोटोप्लाज्म के। प्रोटोप्लाज्म एक्चुअली सब्सटेंस होता है जो सेल के अंदर फ्लूइड फॉर्म में होता है। सेल की थियोरी फिर प्लांट एंड एनिमल के बारे में फिर थियोरी कंपोज की गई कि सबका बेसिक एलिमेंट, प्लांट और एनिमल का सबसे छोटा बेसिक एलिमेंट होता है सेल। जो दो बायोलॉजिस्ट स्केडेंस एंड स्केवन में 1838 और रिस्पेक्टिवली 1839 में उन्होंने सेल थियोरी फर्दर ली थी। उनके आगे अगर देखने जाए तो 1855 में विर्चो ने सजेस्ट किया था कि सेल जो होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बने होते हैं, उनसे ही बनते हैं। उनके पहले आगे के सेल होते हैं, उनके बाद फिर जो नए सेल्स होते हैं वो मैच्योर सेल्स बनना स्टार्ट होते हैं। विद इन द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप 1940 में जब इलेक्ट्रॉनिक पावरफुल माइक्रोस्कोप ढूंढे गए तब उनका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर सेल्स का ऑब्जर्व करना, उनके अंदर का जो ऑर्गेनल्स है जो ऑब्जर्व करना ईजिली पॉसिबल बना, जो हम लोग ये लेसन्स में पढ़ने वाले हैं डिटेल्स के। इनोवेशंस ऑफ द मैग्नीफाइंग लेंस लीड टू द डिस्कवरी ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। एक्चुअली जैसे ही माइक्रोस्कोप का इनोवेशंस हुआ, एक माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड की शुरुआत हो गई कि हर चीज़ों को ऑब्जर्व किया गया। पहली बारी सिंगल सेल जो अमीबा है, अमीबा, उनको ऑब्जर्व किया गया माइक्रोस्कोप के अंदर। फिर क्लैमिडोमोनास, पैरामीजियम, बैक्टीरिया, ये सारों को ऑब्जर्व किया गया। तो हम लोग को ये समझ में आया कि देयर इज़ अ टू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एंड सेकेंड इज़ द मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सिर्फ एक ही सेल होता है उनको यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। उनके अंदर सिर्फ एक ही सेल होता है सारी फंक्शंस करने के लिए। उनका जो डिफरेंट फंक्शंस है ओनली वो सिंगल सेल की मदद से किया जाता है, और वो वही एक ही सिंगल सेल उनको वो पूरा जो टास्क है वो करने में मदद करता है। और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करेंगे तो मल्टी मीन्स मैनी, और मैनी ऑर्गेनिजम्स हेल्प पर्टिकुलरली ऑर्गन टू परफॉर्म द टास्क, जिसमें फंगई, प्लांट, एनिमल वो सारे आ गए। एवरी मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म हैज़ कम फ्रॉम द सिंगल सेल। यस, जो सारे मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है वो सिंगल सेल से ही क्रिएट होते हैं। उनके लिए पूरा हम लोगों ने लास्ट ईयर लेसन पढ़ा, दैट इज़ अ रिप्रोडक्शंस। स्पर्म और जो एग है वो फ्यूजन होके एक ही सेल बनता है, और फिर एक ही सेल में से पूरा जो बेबी है वो ग्रो होता है, और फिर वो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो जाता है। सेल डिवाइड टू प्रोड्यूस द सेल ऑफ देयर ओन काइंड। ऑल सेल दस कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो सेल होते हैं वो पहले कोई एग्जिस्ट कर रहा होता है एक सेल में से, फिर ही वो बनता है। सो दैट मीन्स उनके एक पेरेंट सेल होते हैं, उनके बाद वो क्रिएट होता है। एक्टिविटी देखते हैं 5.2 में। वी कैन ट्राई प्रिपेयरिंग द टेम्पररी अमाउंट ऑफ अ लीफ पील, टिप ऑफ अ रूट ऑफ अ ऑनियन एंड इवन द पील ऑफ द ऑनियन ऑफ अ डिफरेंट साइज। यहाँ पे एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद आप ऑब्जर्वेशन जब करोगे तो ये पर्टिकुलरली क्वेश्चंस आपको आस्क आउट करने हैं। डू ऑल द सेल्स लुक लाइक इन द टर्म ऑफ अ शेप एंड साइज? नहीं, सबके जो शेप होंगे वो साइज होगी वो डिफरेंट होगा। डू ऑल द सेल्स लुक अलाइक इन द स्ट्रक्चर्स? नहीं, सारे के स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होंगे। कुड वी फाइंड अ डिफरेंस अमॉन्ग द सेल फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट बॉडी? येस, प्लांट बॉडी, एनिमल बॉडी, उसके सेल के स्ट्रक्चर्स, उनके ऑर्गेनल्स डिफरेंट होता है। वॉट सिमिलरिटी कुड वी फाइंड? उनमें क्या क्या सिमिलरिटी होगी वो हम लोग लेसन्स में आगे पढ़ेंगे। सम ऑर्गेनिज्म कैन हैव अ सेल ऑफ अ डिफरेंट काइंड ऑफ। यहाँ पे नीचे आपको पिक्चर दिया हुआ है जो ह्यूमन बॉडी के अंदर सेल्स के अंदर के है। दिस इज़ द वेरियस सेल्स फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी, जहाँ पे पर्टिकुलरली एक ही टाइप के सेल्स जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, लेकिन अलग अलग जगह पे अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करें, उनके फंक्शंस के हिसाब से उनके शेप्स होते हैं। स्मूथ मसल सेल्स जो लंबे होते हैं, ब्लड सेल्स जो राउंडेड होते हैं, ओवल शेप में होते हैं, नर्व सेल जनरली ऐसे लंबे सेल्स में होते हैं, न्यूरॉन्स करके सेल्स होते हैं, ओवम जो फीमेल बॉडी में पाया जाता है वो कुछ इस हिसाब से होता है, बोन सेल्स कुछ इस हिसाब से होते हैं, स्पर्म्स
ऐसे होते हैं और फैट सेल्स कुछ इस हिसाब से देखने को मिलता है। शेप एंड द साइज ऑफ अ सेल्स पर्टिकुलरली वो फंक्शंस पे डिपेंड करता है कि वो पर्टिकुलरली वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है। कुछ सेल्स होते हैं जैसे कि अमीबा, अमीबा के अंदर के जो सेल है उनको चेंज, उनका अमीबा का पूरा शेप चेंज करवाने में भी मदद करते हैं। कुछ केसेस में जो सेल के शेप होते हैं वो मोर और लेस फिक्स्ड होते हैं या फिर पेक्युलर होते हैं, पर्टिकुलरली टाइप ऑफ सेल्स के ऊपर डिपेंड। सपोज टू बी नर्व सेल्स है, टिपिकली जो डायग्राम में दिखा रहा है वैसे करके शेप होता है। लिविंग सेल हैज़ अ कैपेसिटी टू परफॉर्म द सर्टन बेसिक फंक्शन। जो सारे सेल्स होते हैं वो पर्टिकुलरली एक बेसिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये जो सेल्स होते हैं यहाँ पे डिवीजन ऑफ द लेबर होता है, मतलब मल्टी ऑर्गेनिज्म जैसे हमारा ह्यूमन बींग, जहाँ पे अलग अलग ऑर्गन्स अलग अलग काइंड ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर करके अलग अलग टास्क परफॉर्म करते हैं। जैसे कि ह्यूमन बॉडी में अलग अलग फंक्शंस के लिए अलग अलग फंक्शंस ऑर्गन सिस्टम्स पूरा काम करता है। सपोज टू बी हार्ट में ब्लड को पंप करने के लिए, पूरी बॉडी में हार्ट को पंप आउट करने के लिए ह्यूमन बॉडी में हार्ट है। वैसे ही स्टमक के अंदर फूड का डाइजेशन करने के लिए डाइजेशन होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम्स के लिए स्टमक होता है। सिमिलरली डिवीजन ऑफ अ लेबर यहाँ पे सिंगल सेल में भी देखने को मिलता है। ईच सेल्स हैज़ गॉट द स्पेसिफिक कंपोनेंट, उनको सेल ऑर्गेनल्स बोलेंगे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सारे जो सेल के बारे में हम लोग जब भी बात करेंगे तो सारे जो एनिमल सेल होंगे या प्लांट सेल होंगे उसके अंदर एवरी टाइम सेम टाइप के ऑर्गेनल्स देखने को मिलेंगे, वो पर्टिकुलरली सेम टाइप ऑफ वर्क परफॉर्म कर रहे होंगे। न्यू मटेरियल इन देन सेल, क्लीनिंग अप द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल्स एंड सो ऑन, वो अलग अलग टाइप के काम कर रहे होंगे। या फिर कोई प्रोटीन सिंथेसाइज करने का काम कर रहा होगा, कोई वेस्ट को क्लीन अप करने का काम कर रहा होगा, कोई नए मटेरियल को ग्रो करने का काम कर रहा होगा। सेल एक्चुअली लीव करते हैं अंदर और परफॉर्म करते हैं अलग अलग फंक्शंस ऑर्गेनल्स के अंदर, और जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो कंबाइनली एक बेसिक यूनिट कहलाते हैं, दैट इज अ सेल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि सेल किस चीज़ से बने होते हैं एंड व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म ऑफ अ सेल। एक्चुअली जो सेल होते हैं वो स्पेशल कंपोनेंट से बने होते हैं, दैट इज अ सेल ऑर्गेनल्स। जब उसको माइक्रोस्कोपिक के अंदर देखेंगे तो वो हो जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, ऐसे पार्ट में डिवाइड करेंगे। जब हम लोग उनको माइक्रोस्कोप में अंदर देखेंगे तो ये सारी जो एक्टिविटी है सेल की और जो सेल के अंदर का इंटरेक्शंस है वो पॉसिबल हो जाता है, यही सारे फीचर्स की वजह से, यही सारे ऑर्गेनल्स हैं वो पॉसिबल करवाता है। पहले देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और द सेल मेम्ब्रेन। सबसे सेल का सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग जो होता है, जो किसी भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को अंदर बाहर जाने से रोकने या कंट्रोल करने या फिर परमिशंस अंदर आने के लिए देने के लिए जो भी मेम्ब्रेन है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये प्रिवेंट करता है मटेरियल की मूवमेंट को। सेल मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं क्योंकि वो पर्टिकुलरली ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन प्रोसेस से किसी भी सब्सटेंस को अंदर और बाहर जाने के लिए परमिट करता है। हाउ डज़ द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस टेक प्लेस, जो हम लोगों ने अभी बात की, मैंने अभी ये बताया डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस जो मैंने वर्ड यूज़ किए, हम लोग उनकी टर्म आपको एक्सप्लेन करेंगे। सम सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, जो प्रोसेस बोलते हैं डिफ्यूजन्स। हम लोगों ने ये प्रोसेस जो है डिफ्यूजन्स आगे भी हम लोगों ने लेसन्स में पढ़े हुए हैं। वी सो दैट देयर इज अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम द रीजन्स ऑफ अ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन वेयर इज लो कॉन्सेंट्रेशन। हम लोग को पता है जहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है और लो कॉन्सेंट्रेशन होता है, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन लेवल से लेके लो कॉन्सेंट्रेशन लेवल तक जाता है। सपोज टू बी मैंने बलून लिया तो बलून के अंदर मैंने हवा भरी, तो मेरे मुंह से जो हवा जा रही है हाई कॉन्सेंट्रेशन, और जो बलून के अंदर लो कॉन्सेंट्रेशन है वहाँ पे मूव आउट होके वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगी। समटाइम्स सिमिलर टू दी हैपन इन द सेल व्हेन, फॉर एग्जांपल जो CO2 है, जो सेल्यूलर वेस्ट है या फिर एक्सक्रीटा है सेल का, वो हाई कॉन्सेंट्रेशंस होता है सेल के अंदर। इन द सेल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बाहर के एटमॉस्फेयर में एक्चुअली जो उसका जो टेम्परेचर होता है, कॉन्सेंट्रेशन होता है, वो लो होता है कंपेयर टू द इनसाइड द सेल। एज सुन एज देर इज़ अ डिफरेंस ऑफ अ कॉन्सेंट्रेशन, कि सेल के अंदर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है बाहर की कंपैरिजन में, CO2 मूव आउट ऑफ अ सेल फ्रॉम द रीजन ऑफ अ हाई कॉन्सेंट्रेशन। तो जो CO2 होगा वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में मूव आउट करेगा। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। सो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव आउट करने का प्रोसीजर को डिफ्यूजन बोलते हैं। सिमिलरली O2 भी एंटर होता है यही प्रोसेस के थ्रू, डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू।
व्हेन लेवल ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 इनसाइड द सेल डिक्रीजेज, जब अंदर का O2 का जो लेवल होगा, कॉन्सेंट्रेशन होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। सो बाहर का जो हाई कॉन्सेंट्रेशन होगा और अंदर का जो लो कॉन्सेंट्रेशन होगा, वो जब अंदर की तरफ जाएगा तो वो डिक्रीज हो जाएगा। एंड डिफ्यूजन प्ले बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल गैसेस एक्सचेंज, जैसे कि CO2 और O2 गैसेस के एक्सचेंजन के लिए, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के लिए ऑक्सीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वाटर ऑल्सो ऑबे द लॉ ऑफ डिफ्यूजन, वाटर भी ये लॉ को मानता है। मोमेंट जो होता है वाटर मॉलिक्यूल जब सिलेक्टिवली परमिएबल से जाता है तो उसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। Movement of a water across the plasma membrane is also affected by the amount of a substance dissolved in water. एक्चुअली जो मोमेंट है वाटर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ये भी अफेक्ट करता है कि वो पानी के अंदर कितना डिसॉल्व है। ऑस्मोसिस का मतलब ये हुआ पैसेज ऑफ अ वाटर फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन, जहाँ से हाई कॉन्सेंट्रेशन हो, हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन हो, सेमी परमिएबल से लेके लो कॉन्सेंट्रेशन तक जाए, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द ऑस्मोसिस। सेल के अंदर अगर वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लेके लो कॉन्सेंट्रेशन में जाए तो दैट इज प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस। ये ऑस्मोसिस प्रोसेस को हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है कि अगर हम लोग एनिमल सेल को शुगर, सॉल्ट या पानी के अंदर सॉल्यूशंस में डालेंगे तो क्या होगा, वो नीचे की थिंग्स हो जाएगी। उस हिसाब से हम लोग सोल्यूशन को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, दैट इज़ अ हाइपोटोनिक सोल्यूशन, आइसोटोनिक सोल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सोल्यूशन। पहले देखेंगे, इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ अ हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन देन द सेल, मीनिंग दैट आउटसाइड सोल्यूशन इज़ वेरी डाइल्यूट, सेल विल गेन द वाटर बाय द ऑस्मोसिस। मैं यहाँ पे ये बता दूँ, जब मीडियम सराउंडिंग द सेल, सेल के अंदर का प्रेशर कम होगा, मतलब लो कॉन्सेंट्रेशन होगा, सेल के बाहर बहुत ज़्यादा हवा होगी, दैट मीन्स बहुत ज़्यादा हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन होगा, तो वो क्या होगा पता है, सेल एक्चुअली जब अंदर की तरफ, बाहर की तरफ बहुत प्रेशर होगा तो सेल के अंदर पूरा जो होगा वो एनर्जी गेन हो जाएगा, वाटर गेन हो जाएगा ऑस्मोसिस की प्रोसेस के थ्रू। तो सॉल्यूशन को, ऐसे सॉल्यूशन को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। इस केसेस में जो सेल होगा वो स्वेलअप हो जाएगा, पूरा फूल जाएगा, क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो सेल मेम्ब्रेन्स के आर पार इजीली पास ऑन हो जाएंगे, बट मोर वाटर विल कम इनटू द सेल देन विल लीव। सो उसकी वजह से जो पूरा जो सेल होगा वो स्वेलअप हो जाएगा। सेकेंड केस देखते हैं, अगर दोनों मीडियम में कॉन्सेंट्रेशन सेम है, सपोज टू बी सेल के अंदर का जो प्रेशर है, कॉन्सेंट्रेशन, वाटर कॉन्सेंट्रेशन है, और जो सेल के बाहर का जो वाटर कॉन्सेंट्रेशन है वो दोनों सेम है। सो अगर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो फिर उसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। यहाँ पे जो हम लोगों ने, हमारे सेल है वो सेम साइज़ का रहेगा, क्योंकि जो वाटर है वो सेल मेम्ब्रेन से दोनों डायरेक्शन में मूव आउट कर जाएगा। जो अमाउंट ऑफ गोइंग इन और अमाउंट ऑफ गोइंग आउट सेम हो जाएगा, इसकी वजह से सेल को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेल सेम का सेम रहेगा। थर्ड केस देखते हैं, अगर सेल के अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन है और सेल के बाहर का मीडियम लो कॉन्सेंट्रेशन है, इफ़ द मीडियम हैज़ अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ वाटर देन द सेल, मीनिंग दैट जो सेल के अंदर है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन लेवल है और सेल के बाहर है वो लो कॉन्सेंट्रेशन लेवल है। सो ऑस्मोसिस की प्रोसेस के थ्रू जो सेल होगा वो वाटर को रिमूव कर देगा, अपनी बॉडी में से निकाल देगा। सो दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड, दिस सोल्यूशन इज़ कॉल्ड हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ऐसे केस में जो वाटर है वो क्रॉस आउट हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन्स के थ्रू और वो श्रिंक हो जाएगा, मतलब वो ऐसा पिचक जाएगा, वो पूरा एकदम श्रिंक हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ऑस्मोसिस एक्चुअली स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन ही है जो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन करवाता है। एक्टिविटी 5.3 देखते हैं, ऑस्मोसिस विद एन एग। शेल को आपको रिमूव कर देना है एग का और डिज़ोल्व करना है आपको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर। शेल जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। थीन आउटर स्किन नाउ एनक्लोज द एग। हम लोग को उसको एक बारी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर डालने के बाद हम लोग को उसको ठंडे पानी में, प्योर पानी के अंदर डाल देना है और फिर 5 मिनट के बाद उसका ऑब्जर्वेशंस देखना है। तो आप देखोगे कि ऑस्मोसिस की वजह से जो एग होगा वो थोड़ा स्वेलअप हो जाएगा। दूसरा केस देखते हैं, मैंने शेल को निकाल दिया हुआ है और फिर मैंने, एक्चुअली ये उबला हुआ अंडा है, मैंने उसको सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया हुआ है। 5 मिनट के बाद अगर मैं देखूंगी तो वो ऑस्मोसिस की प्रोसेस की वजह से वो श्रिंक हो गया होता है।
जस्ट बिकॉज ऑफ जो वाटर होगा वो पास्ड आउट हो जाएगा एग सोल्यूशन से सॉल्ट सोल्यूशन के बीच में, क्योंकि जो सॉल्ट सोल्यूशन होगा वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा। इसीलिए एक्टिविटी 5.4 देखेंगे। हम लोगों ने कुछ ड्राई रेजिन्स लिए हुए, एप्रीकोट्स, आपके पास अगर ड्राई रेजिन्स है तो ड्राई रेजिन्स या फिर एप्रीकोट्स लिए हुए प्लेन वाटर में, एंड फिर मैंने थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दिया हुआ है। देन प्लेस इनटू द कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन शुगर या फिर सॉल्ट के अंदर मैंने डाल दिया हुआ है। जब मैंने ग्रेन को सपोज भी एप्रिकेट्स और या फिर रेजिन्स को मैंने जब पानी के अंदर डाला तो वो थोड़ी देर के बाद, मैंने 5 मिनट के बाद जब उसका ऑब्जर्वेशन लिया तो वो स्वेलअप हो जाएगा। देन फिर मैंने उसको सॉल्ट या फिर शुगर सोल्यूशन के अंदर डाला तो वो कॉन्सेंट्रेशन लेवल ज़्यादा होने की वजह से सॉल्ट और शुगर का, उसकी वजह से वो श्रिंक हो गए। आगे देखते हैं यूनिसेल्युलर जो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म या फिर जो प्लांट सेल्स होते हैं वो गेन करते हैं वाटर ऑस्मोसिस की प्रोसेस के थ्रू, और इवन जो रूट भी होते हैं प्लांट के अंदर वो ऑस्मोसिस की प्रोसेस के थ्रू पानी का ऑब्जॉर्प्शंस करवाते हैं प्लांट के अंदर, और वो पानी जो होता है वो रूट में से पूरा प्लांट को मिलता है। जो डिफ्यूजन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो गैस का एक्सचेंज है वो पॉसिबल हो जाता है इवन सॉइल के अंदर और पानी के अंदर। जो लाइफ पॉसिबल भी है वो डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू ही पॉसिबल है। सेल ऑल्सो ऑब्टेन द न्यूट्रिएंट फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट। डिफरेंट जो मॉलिक्यूल है वो मूव इन और मूव आउट भी वही रीज़न से करते हैं, क्योंकि वो ट्रांसपोर्टेशन जो रिक्वायरमेंट चीज़ें हैं वो प्लांट के बॉडी के अंदर ये डिफ्यूजन ही पॉसिबल करवाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या फिर सेल है वो किस चीज़ से बना होता है, तो यहाँ पे हम लोग को आंसर मिलता है दैट इज़ अ फ्लैक्सिबल होता है और वो लिपिड और प्रोटीन से बना होता है। उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं। फ्लैक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज़ ऑल्सो अनेबल टू एनगल्फ द फूड, स्पेशली एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में से अमीबा को फूड एनगल्फ करने में या फिर फूड को निकालने में। एक्चुअली ये प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। जो ये प्रोसेस है उसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन, जो सेल को एनगल्फ इन फूड करने में या फिर जो सारे मटेरियल है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बॉडी के अंदर लेने में मदद करे, स्पेशली अमीबा पैरामीशियम, तो उसको ये प्रोसेस को बोलेंगे एंडोसाइटोसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में।